हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के तहत जो हमारी हिंदी टेट सीरीज चल रही है, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। और ये जो पेपर हुआ था, ये हुआ था 22 जुलाई 2017 को। तो इस पेपर में जितने भी हिंदी के प्रश्न बने थे, यानी 25 क्वेश्चंस, उन सभी पर चर्चा करेंगे। और इन प्रश्नों के तहत जितने भी अन्य प्रश्न बनने की संभावना है, उन सभी तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो जो आज की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के रेखांकित पद में कारक है। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, या ऑप्शन डी अपादान कारक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कारक किन की बात की गई है। कारक इसको अन्य नाम से भी पूछ सकता है। इसका अन्य नाम है दोस्तों परसर्ग, या कभी कभी विभक्ति के नाम से भी प्रश्न पूछता है। विभक्ति। तो तीनों एक ही नाम है, या तो कारक नाम से पूछ सकता है, या परसर्ग नाम से, या विभक्ति नाम से। तो ये तीनों एक ही नाम है। और देखिए, जो मुख्यतः कारक चिन्ह होते हैं दोस्तों, 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के। 4 प्रकार तो यहाँ पर दे ही रखे हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो आपको ये आठों के 8 याद रखने हैं। तो यहाँ पर राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर बनेगा दोस्तों संप्रदान कारक। देखिए, हमेशा के लिए दी जाने वाली वस्तु के लिए संप्रदान कारक चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर संप्रदान कारक आएगा। देखिए, संप्रदान कारक जो चिन्ह होता है इसका, यानी संप्रदान कारक चिन्ह या तो के लिए होता है, के लिए, या को होता है। तो ये तो को का एग्जाम्पल था कि राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। यहाँ पर जो वस्तु दी जा रही है दोस्तों, वो हमेशा के लिए दी जा रही है। और जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। अच्छा, के लिए का एक एग्जाम्पल देखिए, ये है जैसे मोहन ने दौड़ने के लिए जूते खरीदे। तो यहाँ पर भी संप्रदान कारक होगा, यानी जहां पर के लिए या को आए, वहां पर कौन सा होता है? संप्रदान कारक आता है। अगला प्रश्न है, वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूं, उसका प्राण निकल गए। तो देखिए दोस्तों, वचन क्या होता है, थोड़ी सी इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के एक होने अथवा दो या दो से अधिक होने दो या दो से अधिक होने का भाव पता चले। दो से अधिक होने का भाव पता चले, तो वचन किसे कहते हैं? यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के एक होने या दो से अधिक होने का भाव पता चला है, हम उसे वचन कहते हैं। और दोस्तों, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक वचन और बहुवचन। ये प्रश्न भी पूछा जाता, बहुवचन। अच्छा, संस्कृत में दोस्तों तीन होते हैं, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी भाषा में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, ये सही है। हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, ये भी सही है। मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ, ये भी सही है। उसका प्राण निकल गए, ये वाक्य जो है गलत है, क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन में आता है दोस्तों, बहुवचन। तो इसी के अनुसार, यानी बहुवचन के अनुसार ये वाक्य होना चाहिए। ये होना चाहिए था, उसके प्राण निकल गए। तो ये हमारा सही होता, लेकिन अशुद्ध पूछा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। मोटा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई है। देखिए, लिंग कहते हैं यानी संज्ञा के जिस रूप से स्त्री होने या पुरुष होने का भाव हमें पता चले। तो यहाँ पर देखिए, आपकी चरित्र अच्छी है। तो लिंग की दृष्टि से ये वाक्य गलत है दोस्तों, क्योंकि आपकी चरित्र अच्छी है ये नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए था आपका चरित्र अच्छा है। लेकिन अशुद्ध पूछा है, तो इस कारण हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेइज्जत करना अर्थ के लिए सही मुहावरा है। पाँव उखाड़ना, बखिया उधेड़ना, पगड़ी उछालना, भीगी बिल्ली बनना। तो देखिए, पगड़ी उछालने का अर्थ ही होता है बेइज्जत करना दोस्तों। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, दोहरा लाभ के लिए सही लोकोक्ति है। अंधे के हाथ बटेर, भागते भूत की लंगोटी ही सही, अंत भला सो भला, आम के आम गुठलियों के दाम।
तो दोहरा लाभ के सही लोकोक्ति है दोस्तों, आम के आम गुठलियों के दाम। देखिए, अंधे के हाथ बटेर, इसका अर्थ होता है दोस्तों बिना प्रयास के, बिना प्रयास के बड़ी वस्तु मिल जाना, बड़ी वस्तु मिल जाना, मिल जाना। होता अंधे के हाथ बटेर लगना। भागते भूत की लंगोटी ही सही, जो मिल जाए वही सही। इसका अर्थ होगा दोस्तों मिल जाए जो मिल जाए वही सही। ठीक। अंत भला सो भला, इसका अर्थ होता परिणाम अच्छा, परिणाम अच्छा तो सब कुछ अच्छा, तो सब कुछ अच्छा। ठीक। और आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होता दोहरा लाभ। अगला प्रश्न है, किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द है। तो देखिए, ऑप्शन ए है कृतार्थ, ऑप्शन बी है कृतज्ञ, ऑप्शन सी है कृतज्ञ, ऑप्शन डी है दयालु। तो किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द आता है दोस्तों कृतज्ञ। अच्छा, कृतज्ञ का विलोम होता है दोस्तों कृतज्ञ, यानी कृतज्ञ का अर्थ होता है किए गए उपकार को ना मानने वाला। ठीक। अगला प्रश्न है, वागीश का संधि विच्छेद होगा वाग प्लस ईश, वाक प्लस ईश, या वाग प्लस ईश, या वाक प्लस ईश। तो देखिए, ईश ये तो गलत हो गया, ईश होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो हमारा सही है वागीश का संधि विच्छेद, ये होगा ऑप्शन बी वाक प्लस ईश। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? कान, भ्राता, सब, व्यार। तो देखिए, तत्सम और तद्भव ये भी याद रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी भ्राता, भ्राता। यह है तत्सम। अच्छा, इसका जो तद्भव बनेगा दोस्तों, तद्भव वो बनेगा भाई। ठीक, भाई। कान क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा दोस्तों कर्ण। सब, इसका जो ये सब जो है ये तद्भव है, और इसका जो तत्सम बनेगा वो या तो सर्व या बनेगा संपूर्ण, संपूर्ण। ठीक। ब्यार ये एक देशज शब्द है दोस्तों, देशज शब्द, देशज शब्द है। और ये जो है दोस्तों बयार, ये वायु का पर्यायवाची है, वायु यानी हवा, हवा का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची है। ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? देखिए, अभी तत्सम पूछा था, अब यहाँ पर तद्भव पूछा। वत्स, रात्रि, काज, या वायु। जो जो तद्भव है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी काज। ठीक है, काज। इसका अगर हम तत्सम देखें दोस्तों, तत्सम तो वो हो जाएगा कार्य, कार्य तत्सम है, और काज तद्भव है। वत्स, ये दोस्तों या तो इसका ये क्या है तत्सम है, और जो इसका तद्भव बनेगा दोस्तों वो बनेगा बेटा या बछड़ा, बेटा या बछड़ा। रात्रि का तद्भव बनेगा रात, और वायु यह इसका बनेगा दोस्तों वायु का हवा। ठीक। अगला प्रश्न है, कृतज्ञ का विलोम। ये मैं अभी पीछे बता चुका हूँ, कृतज्ञ होता है किए गए उपकार को मानने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा कृतघ्न, यानी किए गए उपकार को ना मानने वाला। अगला प्रश्न है, जल का पर्यायवाची नहीं है। नीर जल का पर्यायवाची है, तोय जल का पर्यायवाची है, पई भी जल का पर्यायवाची है, पीयूष इसका सही आंसर हो जाएगा। पीयूष जो है दोस्तों अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का। ठीक। देखिए दोस्तों, जल का पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में द या धर जोड़ने से बादल के पर्यायवाची बनते हैं, बादल के पर्यायवाची बनते हैं। और जल के पर्यायवाची में जा जोड़ने पर कमल के पर्यायवाची बनते हैं, कमल के पर्यायवाची बनते हैं। सही है, कमल के पर्याय बनते हैं। यानी दा और धर का अर्थ होता है दोस्तों धारण करने वाला, और जा का अर्थ होता है जन्मा। जैसे नीर है, नीर ये जल का पर्यायवाची है, और अगर ये नीरद हो जाएगा, नीरद यानी धारण करने वाला, नीर जल, जल को धारण करने वाला, तो ये बन जाएगा बादल का पर्यायवाची, बादल का। और अगर इसमें जा जोड़ दिया जाए, नीर जा, ये हो जाएगा नीरज, और इस ये बन जाएगा कमल का पर्यायवाची, यानी पानी में जन्मा, यानी जल में जन्मा, नीरज। तो ये हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। तो जब जल के पर्यायवाची में दा या धर जुड़ जाए तो ये होता है बादल का पर्यायवाची, और जब जल के पर्यायवाची में जा जुड़ जाए तो ये कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे नीरद क्या हो जाएगा बादल का पर्यायवाची, तोयद बादल का पर्यायवाची, पयोद ये पया, इस पर यहाँ पर विसर्ग लगा लेंगे दोस्तों, विसर्ग। ठीक है, पया, या तो पया आता है या पयो। ठीक है, तो या तो पयोद बन जाएगा इसका बादल का पर्यायवाची, और पयोज बन जाएगा दोस्तों कमल का पर्यायवाची। ठीक।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य भूतकाल का है? यदि वह जाता तो मैं भी जाता, मोहिनी खाती होगी, उसने खाया है, मोहन ने पढ़ा है। तो कौन सा वाक्य भूतकाल का है? ऑप्शन ए, यदि वह जाता तो मैं भी जाता, ये वाक्य भूतकाल का है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? जिस तरह से कोई शब्द बोला जाता है उसी क्रम में वो अक्षर लिखे जाएं। जैसे हम कमल बोल रहे हैं, कमल, कमल पहले का फिर मा फिर ला, तो इसी तरह से ये लिखना चाहिए, का मा ला कमल। अब तो ये सही है। यानी इन्हीं तीन अक्षरों को जैसे हम लिख दें मलक, तो ये क्या हो जाएगा? गलत वर्तनी हो जाएगी कमल की। सही है, कमल इस तरह से जैसा बोला जाता है ऐसे ही लिखना चाहिए। तो उर्दू में दोस्तों इसे हिज्जे कहते हैं, वर्तनी को, और इंग्लिश में दोस्तों इसको स्पेलिंग कहते हैं। ठीक, स्पेलिंग। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है किसी में? ईश्वर अंतर्यामी है, बी में है उज्जवल चांदनी में सैर कर आनंद आता है, सी है आपका स्वास्थ्य अब ठीक है, और डी है विद्यार्थी को स्वावलंबी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में जो उज्जवल है इसकी वर्तनी गलत है। ये हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, उज्जवल में दोनों ज्यादा होते हैं, वो आधे होते हैं उज्जवल। ये सही होती है उज्जवल। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में अनिकार्थी शब्द कौन सा है? आयु, आदेश, ग्रंथ या गुरु? तो अनिकार्थी शब्द है दोस्तों गुरु। इसका अर्थ होता है देखिए, बड़ा या बुजुर्ग, बड़ा या बुजुर्ग या दीर्घ। सही है, ये इसके अनिकार्थ अनिकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, जिसे नहीं जीता जा सका वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अज्ञेय, अमर, अजाशत्रु, अजय। तो जिसे नहीं जीता जा सका उसके लिए आएगा अजय शब्द। ठीक है। अज्ञेय होता है दोस्तों जिसे नहीं जाना जा सका, जिसे नहीं जाना जा सका, जाना जा सका। अमर, यानी अमर जिसकी मृत्यु संभव ना हो, जिसकी मृत्यु संभव ना हो उसको बोलते हैं दोस्तों अमर, जिसकी मृत्यु संभव ना हो, संभव ना हो उसे बोलते हैं दोस्तों अमर। अजात शत्रु, जिसके शत्रु ने जन्म ना लिया हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु, यानी जिसके शत्रु ने ही जन्म ना लिया हो। अगला प्रश्न है, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष या रूपक? देखिए, जब किसी पंक्ति में कोई एक ऐसा शब्द आ जाए, यानी देखिए किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में कोई एक ऐसा शब्द आए, ऐसा शब्द आए जिसका घटना के अनुसार, घटना के अनुसार दो या दो से अधिक अर्थ हो, दो या दो से अधिक अर्थ हो, अर्थ हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है दोस्तों, श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपकना, चिपकना। तो सुवर्ण को खोजत प्रत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ पर जो सुवर्ण है इसके दोस्तों देखिए यहाँ पर तीन अर्थ हैं। यानी कवि जो ढूंढ रहा वो सुवर्ण, यानी अच्छे अच्छे वर्ण, यानी अच्छे अच्छे वर्ण ढूंढ रहा, अच्छे अच्छे व्यभिचारी, व्यभिचारी जो ढूंढ रहा है तो इसका अर्थ में यहाँ पर हो जाएगा सुंदर स्त्री को ढूंढ रहा, और चोर के लिए यहाँ पर हो जाएगा सोना, सुवर्ण का अर्थ हो जाएगा सोना। तो सुवर्ण के तीन अर्थ यहाँ पर हो रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है? देखिए जहां पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रूपक अलंकार। जहां पर देखिए उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, यानी बिल्कुल भी, दोनों में देखिए जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो चंद्र खिलौना, यानी जो वो बच्चा मांग रहा वो चांद को ही मांग रहा, यानी बिल्कुल बिना आरोप के कह रहा, ये नहीं कह रहा कि मैं चांद जैसा खिलौना ले हूं, बल्कि वो क्या कह रहा कि मैं तो चंद्र ही ले हूं, यानी चंद्र खिलौना ले हूं। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान का निषेध रहित आरोप किया जा रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभत्स रस का स्थायी भाव है क्रोध, भय, विस्मय या जुगुप्सा? तो विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा दोस्तों जुगुप्सा। क्रोध ये होता है दोस्तों रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव। भय ये होता है दोस्तों भयानक रस का स्थायी भाव, भयानक रस का स्थायी भाव। विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य होता है दोस्तों
विस्मय आश्चर्य होता है दोस्तों अद्भुत रस का स्थायी भाव। अद्भुत रस का स्थायी भाव, सही है, अद्भुत रस का। यानी क्रोध होता रोध रस का स्थायी भाव, भय होता भयानक रस का स्थायी भाव, विस्मय आश्चर्य होता अद्भुत रस का स्थायी भाव, और जो गुस्सा होता दोस्तों विभत रस का स्थायी भाव। अगला प्रश्न है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आश्रय, आलंबन, उद्दीपन या आलंबन जन्य उद्दीपन। तो भाव जिसके हृदय में रहते हैं, जिसके हृदय में पनपते हैं भाव, उसको बोलते हैं दोस्तों आश्रय। ठीक। अगला प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्विगु। तो दोस्तों दशानन में बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न देखिए गद्यांश से संबंधित है, यानी गद्यांश को ध्यान से पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु कौन था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु जर्मनी था। देखिए जैसे हमने प्रश्न पढ़ा ये हमारे माइंड में था, तो यहाँ पर जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए गद्यांश सही है, यानी मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शक्तियों का जो प्रमुख शत्रु जर्मनी था, जर्मनी के साथ शांति संधि का मसौदा तैयार करने के लिए मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 ईस्वी को पेरिस में आरंभ हुआ था। तो यहाँ पर पूछा मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन कहाँ हुआ था, पेरिस में। तो देखिए पेरिस तो है नहीं, ऑप्शन में फ्रांस है, तो पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न गद्यांश सही है, देखिए शांति सम्मेलन के समय संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो 18 जनवरी 1919 ईस्वी को पेरिस में आरंभ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज। तो यहाँ पर हमें अमेरिकी राष्ट्रपति देखने थे, कौन है, विल्सन। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, विल्सन। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के आत्मसमर्पण का मुख्य आधार क्या था। तो देखिए क्या था, इस गद्यांश को पढ़कर देखते हैं। देखिए विल्सन के यहाँ पर देखिए जर्मनी ने इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया था कि विल्सन के 14 सूत्र तथा अन्य वक्तव्य शांति का आधार बनेंगे। तो जर्मनी के आत्मसमर्पण का जो मुख्य आधार था वो था विल्सन के 14 सूत्र। अगला प्रश्न यानी जो लास्ट प्रश्न है दोस्तों, वह विल्सन की घोषणा में क्या शामिल नहीं था। दंड स्वरूप हर्जाना नहीं लिया जाएगा, कोई आर्थिक मांग नहीं की जाएगी, किसी देश के किसी प्रदेश पर किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया जाएगा, किसी देश पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसकी घोषणा ये थी कि किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया जाएगा, ये तो था। किसी से कोई आर्थिक मांग नहीं की जाएगी और ना किसी से दंड स्वरूप किसी प्रकार का कोई हर्जाना देने को कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो नहीं दे रखा वो है किसी देश पर आक्रमण नहीं किया जाएगा, ये बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती ग्रुप सी का ये 22 जुलाई 2017 को होने वाला प्रीवियस पेपर था। तो इस पेपर की तर्ज पर आप अन्य प्रश्नों की तैयारी कर लें, जैसे कारक चिन्ह है तो 8 के 8 कारक चिन्ह याद कर लें। वर्तनी से प्रश्न पूछा गया है, वर्तनी वाला चैप्टर देखें। और देखिए तत्सम तद्भव से भी प्रश्न पूछा गया है, अलंकार से प्रश्न पूछा गया है। ठीक। तो इस जो प्रीवियस पेपर कराने का उद्देश्य यही था कि इसके आधार पर तैयारी जो हमारी है उसको रिवीजन अच्छे से किया जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।